दोस्तों, नेपाल की गलियों और चौक्स में इन दिनों गूंज रही है एक नई आवाज़, और ये आवाज़ है युवाओं की, जेनजीज की। जी हाँ, वही पीढ़ी जिसे हम डिजिटल जनरेशन कहते हैं, जिनकी ज़िंदगी इंटरनेट, सोशल मीडिया और मोबाइल स्क्रीन से गहराई से जुड़ चुकी है। लेकिन इस बार ये आवाज़ स्क्रीन से निकलकर सड़कों तक पहुंच चुकी है। जेनजी, जिसे दुनिया समझती थी ये पीढ़ी सबसे कमज़ोर, इनफर्टाइल और अनप्रोडक्टिव है, उसने ये दिखा दिया कि जब बात उसके अधिकारों की होगी, शिक्षा की होगी, रोजगार की होगी और लोकतंत्र को बचाने की होगी, तो यही जेनजी उन अराजक ताकतों को उखाड़ कर फेंक देगी और तख्त पलट कर रख देगी। ये संयोग ही है, जहाँ एक ओर श्रीलंका, दूसरी ओर बांग्लादेश और एक ओर नेपाल, तो दूसरी ओर फ्रांस में असंतोष की चिंगारी तेजी से फैल चुकी है, जिसकी लपटें भारत और चीन को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकती हैं। क्या दक्षिण एशियाई भू राजनीति करवट ले रही है? क्या यूरोप समेत साउथ एशियन जेनजीज अब जाग चुका है? भारत में जिस तरह से लगातार छात्र आंदोलन चल रहे हैं, क्या यह हवा भारत की ओर भी चल सकती है? नेपाल के अलावा दक्षिण एशियाई देशों के लिए ये गहरा संकेत है, लेकिन नेपाल के पड़ोसी देश भारत के लिए ये सबसे बड़ा संदेश हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं इन्फोब्रिज 24। नेपाल पर जो हुआ, इसका कारण माना जा रहा है नेपाल सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाया गया बैन। सरकार का कहना था कि कंपनियां स्थानीय रूल्स फॉलो नहीं कर रही थी, लेकिन युवाओं ने इसे अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सीधा हमला बताया और देखते ही देखते हजारों नौजवान सड़क पर उतर आए। प्रदर्शन इतना व्यापक हुआ कि कई जगह टकराव, हिंसा, आगजनी और यहाँ तक कि दर्जनों मौतें हो गई। और इन सब का नतीजा ये हुआ कि आखिरकार सरकार को सोशल मीडिया बैन वापस लेना पड़ा और सुलगती आग के बीच सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। नेपाल हमेशा से एक ऐसा देश रहा है जहां राजनीतिक लड़ाइयां सड़कों पर लड़ी जाती रही हैं। एक बार फिर वहां अशांति लौट पड़ी है, लेकिन इस बार शाही निरंकुशता यानी कि मोनार्की सिस्टम या संवैधानिक प्रतिरोध के कारण नहीं, बल्कि युवाओं की डिजिटल जीवन रेखा सोशल मीडिया को बैन कर देने की वजह से, सरकार के अचानक लिए गए फैसले के कारण। लेकिन इस पूरी घटना को इस दृष्टि से भी देखा जाना चाहिए कि क्या इतनी बड़ी हिंसा, आगजनी की घटना का सिर्फ एक कारण हो सकता है? जवाब है नहीं। बेरोजगारी, करप्शन, लंबे अरसे से चले आ रहे पारिवारिक राजनीतिक वर्चस्व और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ये ऐसे तमाम कारण हैं जो नेपाल में हुई हिंसा के लिए वर्षों से जमीन तैयार कर रहे थे। देश के इतिहास में इस तरह का ये पहला मामला है। नेपाल की करीब 3 करोड़ की आबादी में जब तकरीबन 90% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हों, तब नहीं भूलना चाहिए कि डिजिटल युग में सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि ये जनता की आवाज़ है, सूचना प्रवाह और राजनीतिक विमर्श का अहम मंच बन चुका है। ऐसे में जेनजीज प्रतिबंधों को युवा लोकतंत्र के खतरे के रूप में देखते हैं। इससे ये संदेश भी जाता है कि सरकार नहीं चाहती कि उसकी नीतियों के खिलाफ किसी भी तरह के विमर्श को हवा मिले। इसलिए इंटरनेट, IT सेल्स कंपनीज, सरकारें अपने मनमाने तरीके से हैंडल करती रहती हैं। इंडेक्स 2024 के अनुसार वहां 20% से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। सरकार हो या समाज, करप्शन सभी की नब्ज में घुल चुका है। कुल मिलाकर 2008 में राजशाही यानी कि मोनार्की खत्म किए जाने के बाद नेपाल के लोगों ने जो सपना देखा था, उसे पूरा न होने से लोगों में बेहद नाराजगी है, जो युवाओं, खासतौर जेनजीज के आंदोलन के रूप में दिखाई दे रही है। नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद से अब तक तकरीबन 17 वर्षों में कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। असंतोष की चिंगारी कब आग में बदल जाए, अनवांटेड शक्तियों को इन अनस्टेबल स्थितियों का फायदा उठाने का मौका कब मिल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि इन सब की कसूरवार वहां की राजनीतिक पार्टियां ही हैं, जिनकी अवसरवादिता का खामियाजा नेपाल की मासूम जनता सह रही है। समय रहते नेपाल पार्लियामेंट को ये समझ जाना चाहिए कि जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश अंत में शासन को ही बर्बाद कर सकती है। चूंकि दक्षिण एशिया का भूगोल और राजनीति एक दूसरे से गहरे से जुड़े हुए हैं, लिहाजा इस घटनाक्रम पर भारत की भी नज़र होगी।
भारत के संदर्भ में ये स्थिति अधिक चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि उसके तकरीबन सभी पड़ोसी मुल्कों में किसी न किसी स्तर पर संकट बना ही हुआ है। पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद हो, बांग्लादेश की राजनीतिक उथल पुथल, म्यांमार का गृह युद्ध हो या फिर राजनीतिक व आर्थिक अस्थिरता से उभरता श्रीलंका, ये सभी भारत की कूटनीतिक चिंताओं के विषय लगातार बने हुए हैं। भारत जैसे बड़े देश को इन घटनाओं से सबक लेनी चाहिए कि अगर छात्रों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, उनके अधिकारों को कुचलने की कोशिश की गई, तो कभी भी बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल से निकली हवा भारत की ओर भी चल सकती है। देखा जाए तो ये सभी आंदोलन युवाओं की प्रतिक्रियाओं से हो रहे हैं, जो नौकरियों व विकास के अवसरों की कमी, बढ़ती कीमतों, भ्रष्टाचार और कुशासन से निराश हैं। नेपाल में खुद को जेंजी कहलाने वाले प्रदर्शनकारी युवा नेपो किड्स यानी कुलीन वर्ग के बच्चों के पूरी तरह से खिलाफ हैं। जहां एक ओर नेपाल की बेरोजगार युवा नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, वहीं दूसरी ओर स्थापित राजनीतिक शक्तियों और व्यापारिक अभिजात वर्ग के बच्चे लग्जरी लाइफ, महंगी शिक्षा और ऐश आराम के साथ जी रहे हैं। यही गुस्सा सड़कों पर जेंजीज के आंदोलन के रूप में फूटता हुआ दिखाई पड़ा। बेरोजगार युवाओं का सवाल यह है कि पैसे आखिर उन्हें मिल कहां से रहे हैं। देखते ही देखते इंटरनेट पर नेपो किड्स और नेपो बेबीज जैसे हैशटैग तेजी से ट्रेंड करने लगते हैं। इन सब से बौखला कर सरकार वहां पर सोशल मीडिया ही बैन कर देती है। विशेषज्ञों का कहना है कि आंदोलन नेपाल की राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ गुस्से का विस्फोट नहीं बल्कि बदलाव की पुकार भी है। सवाल यही है कि क्या नेपाल का नेतृत्व इस पुकार को सुनेगा? क्या भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म की जगह मेरिट और पारदर्शिता आएगी? एक बात तो साफ है, अब अपने अधिकारों के लिए जेंजी खामोश नहीं बैठने वाली है। आप सोच रहे हो कि आखिर ये जेंजी है क्या? तो आपको बता दें कि सन 1997 से 2012 के बीच जो लोग पैदा हुए हैं उन्हें जेंजी कहा जाता है। इस तरह से मैं भी एक जेंजी की श्रेणी में आता हूं। और आपको बता दें कि 1981 से 1996 के बीच जन्मे लोग जनरेशन वाई कहलाते हैं, और इसी तरह 2012 से 2024 के बीच जन्म लेने वाले बच्चे जनरेशन अल्फ़ा कहे जाते हैं, और अब 2025 से 2039 के बीच जो बच्चे जन्म लेंगे जनरेशन बीटा कहलाएगी। इस चार्ट को भी देखकर आप अच्छे से समझ सकते हैं। बहरहाल बीजिंग समर्थक माने जाने वाले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपना पद छोड़ना पड़ गया है, और नेपाल में जेंजी ने फॉर्मर चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के अंतरिम सरकार के रूप में मोहर लगा दी है, और विदेशी प्रभाव का साया एक तूफान में तब्दील हो चुका है। ये भारत के लिए तो बुरा संकेत है ही, चीन के लिए भी ये बुरा साबित हो सकता है। नेपाल में जो हुआ, इससे दुनिया के बाकी देशों को सबक लेना चाहिए कि यदि आप युवाओं के सपनों को मारोगे, उन्हें शिक्षा और रोजगार से वंचित रखोगे, तो ये जेंजी, ये नई जनरेशन अब चुप बैठने वालों में से नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं इन्फोब्रिज 24।